नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद उसके क्या लक्षण हैं और उसके बाद में देखेंगे कि क्यों नहीं बन पा रही है कोविड-19 की दवा और आखिरकार कम क्यों है इस दुनिया में एंटीवायरल वैक्सीन। इन सभी का अपन अध्ययन करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो अब आगे देखते हैं। वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। और वायरस का लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है जहर या वीनम या तरल विष। पाश्चर के अनुसार इसका जो लैटिन भाषा में अर्थ होता है जहर, वीनम या तरल विष होता है। अब हिस्ट्री देखते हैं कि वायरस की खोज कैसे हुई। तो हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, पहले साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था डीजे इवानोविस्की। तो उन्होंने टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो वायरस होते हैं वो जीवाणु से छोटे होते हैं और इसलिए वो फिल्टर से गुजर जाते हैं। और दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया, उनका नाम था एमडब्ल्यू बेजरिंग, और उन्होंने बताया कि संक्रमित तंबाकू के रस को लेके आए, किसी संक्रमित पौधे के तंबाकू के रस को लेके आए और उसको किस पे डाला, स्वस्थ तंबाकू के पौधे पे डाला, यहाँ पे डाला। तो पाया कि जो स्वस्थ तंबाकू का पौधा था वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया। तो उन्होंने बताया कि जो संक्रमित रस है वो स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर सकता है, यानी करने में सक्षम है। और इस तरल को यानी इस रस को इन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या नाम दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। और थर्ड जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है स्टैनले। उन्होंने बताया सर्वप्रथम वायरस को क्या किया, क्रिस्टलीकृत किया, क्रिस्टलाइज किया, और इसके लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये थी हिस्ट्री। अब अपन पढ़ेंगे जो वायरस है उनके क्या क्या कैरेक्टर, क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण है ये अति सूक्ष्म अकोशिकीय जीव यानी नॉन सेलुलर जीव है। लेकिन अभी विवाद चल रहा है कि इसको सजीव माने या निर्जीव माने, क्योंकि ये कोशिका यानी होस्ट के बाद तो क्या रहता है, निर्जीव रहता है, और जब भी किसी होस्ट की सेल के अंदर जाता है तो सजीव हो जाता है। तो अभी जो आर.एस. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उसमें जो वायरस है उसका कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो दूसरा है कि ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी यानी इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अंतःपरजीवी रहने के अलावा, यानी ये किसी और सेल के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, यानी बाहर ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। थर्ड है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो डीएनए होगा और या आरएनए होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिसके अंदर आपको आरएनए, डीएनए मिलेगा। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड क्या होता है ये भी बता देता हूँ। सिंगल स्टैंडर्ड जैसे ये है सिंगल स्टैंडर्ड और ये है डबल स्टैंडर्ड। क्या है, डबल स्टैंडर्ड। और एक होता है सर्कुलर और एक है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। तो ये जहां पर एसएस लिखा है इसका मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड जैसे डीएस लिखता हो तो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, लीनियर या सर्कुलर। तो अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिख रखे हैं यहाँ पर। पहला है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसपे डीजे इवानोविस्की ने काम किया था। और यह होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 5x174 बैक्टीरियोफाज होता है जिसका होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्यूबिक बैक्टीरियोफाज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जो वायरस होते हैं वो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है वो मेनली होता है डबल स्टैंडर्ड। लेकिन वायरस में क्या मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी मिलता है। और जो आरएनए होता है वो जनरली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वायरस में डबल स्टैंडर्ड भी मिलता है। तो यही वजह बन जाती है कि जो एंटीवायरल आपकी वैक्सीन है वो कम क्यों है, क्योंकि अलग अलग वायरस के अंदर अलग अलग इसकी कोडिंग है, यानी किसी में डबल स्टैंडर्ड है, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड है, किसी में आरएनए है तो किसी में डीएनए है। तो इनकी सीक्वेंसिंग याद करने में टाइम लग जाता है।
तो अब अपन देखते हैं कि एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, बहुत मेहनत करके फ्लो चार्ट बनाया है। तो उसके माध्यम से समझेंगे कि जो बैक्टीरियल है और जो वायरल डिजीज है, उनमें जो बैक्टीरियल डिजीज है उनके एंटीबायोटिक्स उस पर काम क्यों करती हैं और क्यों नहीं एंटीबायोटिक्स आपके वायरल डिजीज पे काम क्यों नहीं कर पाती हैं। और ये भी देखेंगे कि कोविड-19 की प्रभावी दवा क्यों नहीं बन पा रही अभी तक, और एंटीवायरल जो वैक्सीन है इस दुनिया में कम क्यों है। तो इसका सभी का अध्ययन करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, आप देखते हैं कि ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों की जो कैसे फंक्शन हैं उनके और क्या उनकी संरचना के बारे में कहा गया है, और ये दोनों का फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। तो पहले देखते हैं, ये है वायरस और ये है आपकी बैक्टीरिया की संरचना बताई गई है। तो आपको जो वायरस के चारों तरफ कुछ कांटेदार संरचना दिखाई दे रही है वह क्या है, नोक है, जिसमें आपको कांटेनुमा संरचना दिखाई देती है। उसके जैसे ही नीचे जाते हैं तो अपन को क्या मिलती है, लिपिड की परत मिलती है। और उसके अंदर जाते हैं तो ये आपको यहाँ पर डॉट डॉट जिसके अंदर बनाया गया है, ये क्या है आपका प्रोटीन परत है। क्या है, ये है आपकी प्रोटीन परत है। और उसके अंदर जाते हैं तो इसका होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए उपस्थित होता है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के पास। तो बैक्टीरिया के पास चलते हैं तो सबसे बाहर होती है इनकी कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसके अंदर नाग और नाम भी होते हैं। और उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली, और यहाँ पर होती है आपकी फिमरी जो किसी और से चिपकने में सहायता करती है। और एक होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, और यहाँ पर राइबोसोम, और ये उसका होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और यहाँ पर मैंने आपको मीजोसोम्स भी बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पेरीप्लाज्मिक स्पेस है जो लाइसोसोम के क्या है, एनालोगस है, ये आपको ध्यान नहीं रखना। उसके बाद में देखते हैं कि ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसकी साइज है बैक्टीरिया से छोटी होती है। उसके बाद नोकदार त्वचा एन्वेलप कहलाता है। वायरस के पास पर्याप्त डीएनए नहीं होने के कारण, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है कि वायरस के पास पर्याप्त डीएनए नहीं होने के कारण ये अपने आप प्रतिरूप तैयार नहीं कर पाता है, ये अपने आप जो उसकी कॉपी है उसको नहीं बना पाता है, इसलिए ये इस पे हमला करता है। जो होस्ट की कोशिका तंत्र है उस पर क्या करता है, हमला करता है। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया, ये वायरस से बड़ा होता है, इसकी संरचना जटिल होती है, जो नाग और नाम की बनी होती है। बैक्टीरिया के पास पर्याप्त डीएनए होने के कारण ये अपने आप प्रतिरूप तैयार कर लेता है। तो अब देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो किस पे कारगर होती है, बैक्टीरिया पे, और किस पे कारगर नहीं होती है, वायरस पे। क्यों? तो जो पहली एंटीबायोटिक्स की खोज की थी वो थी, एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका क्या राज है, जो एंटीबायोटिक्स पहली एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन, उसकी खोज तब हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। उस समय जो युद्ध चल रहा था, जंगलों में चल रहा था, तो सैनिकों के क्या थे, हाथ पांव कट रहे थे, तो उस पर क्या था, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था। तो बहुत सारे सैनिक क्या हो रहे थे, घायल हो रहे थे, उनकी मृत्यु हो रही थी। तो सरकार ने आदेश दिया डॉक्टरों को कि कुछ इसकी क्या बनाई जाए, एंटीबायोटिक्स बनाई जाए। तो जो पहली एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन, वो भी एक दुर्भाग्य तरीके से खोजी गई थी। तो फ्लेमिंग साहब अपने लेबोरेटरी में कार्य कर रहे थे, काफी समय गुजरने के बाद भी वो एंटीबायोटिक्स को नहीं खोज पाए थे। लेकिन एक दिन क्या था, दुर्भाग्य तरीके से वो जो विंडो है उसको खोल के चले गए, भूल गए थे, खुली रह गई थी। तो दूसरे दिन वापस आए तो उन्होंने देखा जिस प्लेट पे वो अध्ययन कर रहे थे, जैसे माना ये प्लेट है, यहाँ पर उनके क्या थे, बैक्टीरिया थे। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। क्या था, स्टेफाइलोकोकस था। तो जो खिड़की खुली रह गई थी उससे कुछ स्पोर आ गई थी और इसमें प्लेट में आगे गिर गए थे। जैसे ये 2 स्पोर मैं बता रहा हूं, गिर गए थे। तो दूसरे दिन फ्लेमिंग साहब लेबोरेटरी में आए और देखा तो उन्होंने पाया कि इसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था।
जो स्पोर गिरे थे उसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। तो उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए कि ये स्पोर क्या है। तो उन्होंने बाद में पता लगाया तो ये स्पोर किसके थे, पेनिसिलिन के थे, नहीं पेनिसिलियम नोटेटम के थे। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन, वो दुर्भाग्य तरीके से खोजी गई थी। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये जो पेनिसिलिन होती है यानी एंटीबायोटिक्स होती है, वो सेल वॉल को बनने नहीं देती है। तो इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको बनने नहीं देती है। ये किस पे कार्य करता है, पेप्टिडोग्लाइकन पे कार्य करता है। जो एंटीबायोटिक्स है वो पेप्टिडोग्लाइकन पे कार्य करता है। जो अपन जैसे कोई भी आपको बैक्टीरियल कोई डिजीज हुई जैसे, तो अपन एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखता है साथ में, तो लेते हैं। तो ये किस पे कार्य करता है, पेप्टिडोग्लाइकन पे। तो अपने शरीर में पेप्टिडोग्लाइकन होती नहीं, अपने में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये किस पे कार्य करेगा, जो बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन है उस पे कार्य, उसको बनने नहीं देता है। तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसके कारण अपना प्रतिरक्षण है उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद यहाँ पर कोई है ही नहीं, न तो कोई पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स है वो वायरस पे क्या नहीं हो पा रही, लागू नहीं हो पाती है। उसके बाद में देखते हैं कि जो कोविड-19 है उसकी प्रभावी दवा क्यों नहीं बन पा रही है, और एंटीवायरल ड्रग्स इस दुनिया में कम क्यों है। लेकिन ये भी देखते हैं कि पहले कि दोनों में बीमारी का कारण क्या है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है कि बीमारी का कारण क्या है दोनों में, दोनों के अंदर कॉमन देखते हैं। तो दोनों में के पास क्या होता है, डीएनए होता है और एंजाइम होते हैं। इसलिए ये क्या कर पाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं डीएनए की वजह से। तो इसलिए अपने शरीर में कुछ समय के अंदर पूरे शरीर में क्या कर देते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करके कॉपी बना देते हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में कॉपी बना देते हैं, और हमारे जो कोशिका तंत्र है उस पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। तो ये थे, मैंने एक फ्लो चार्ट की मदद से आपको बैक्टीरिया और वायरस के अंदर डिफरेंस बताया, और एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया पे ही क्यों कार्य करती है और क्यों नहीं कार्य कर पाती वायरस पे। अब अपन देखते हैं कि कोविड-19 की दवा क्यों नहीं बन पा रही अभी तक, और जो एंटीवायरल जो वैक्सीन है इस दुनिया में कम क्यों है। क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि दुनिया में एंटीवायरल दवा अपेक्षाकृत कम क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन है क्यों नहीं बन पा रही है कोविड-19 की दवा। तो अब दोनों क्वेश्चनों पर अपन देखते हैं कि इन दोनों के उत्तर क्या है। पहला है दुनिया में एंटीवायरल दवा अपेक्षाकृत कम क्यों है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि वायरस अपनी कोशिकाओं को बहुत तेजी के साथ प्रतिरूपित करता है, नहीं कॉपी बहुत जल्दी बनाता है, कुछ मिनटों के अंदर कॉपी बना लेता है, और बहुगुणित करते हैं। मानव कोशिकाओं को नष्ट किए बिना इन्हें रोकना कठिन होता है, यानी मानव कोशिकाओं को नष्ट किए बिना इनको रोकना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए इनकी दवा बहुत ही कम मिलती है जो बाजारों में इन्हें। और दूसरा क्वेश्चन है क्यों नहीं बन पा रही है कोविड-19 की दवा। तो इसका 2 रीजन हो सकते हैं। पहला है, यदि शोधकर्ता साइंटिस्ट पता लगा पाते कि आखिर कोविड-19 कैसे जीवित रहता है और कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कैसे मल्टीप्लिकेट करता है, तो उसको यदि पता लग जाए साइंटिस्ट को कि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है और कैसे रेप्लिकेशन करता है, तो इसकी प्रभावी अपन क्या बना सकते हैं, एंटीवायरल दवा का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा है कि इलाज में वायरस संक्रमित कोशिका है उनको अपन नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जीवित कोशिका है उनको जीवित रखना क्या होता है, स्वस्थ कोशिकाओं को जीवित रखना कठिन होता है। तो आप देखते हैं कि कुछ वायरल डिजीज ऐसी भी हैं जिनकी आज तक दवाई नहीं बन पाई है, जैसे HIV वायरस है। तो इसकी क्या है, अभी तक कोई प्रभावी आपकी वैक्सीन या इसकी एंटीवायरल वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो कुछ बन पाई है तो वो क्या करती हैं कि उम्र को 5-7 साल बढ़ा देती है, लेकिन उसमें मृत्यु तो फिक्स होती है। तो बहुत सारी ऐसी भी डिजीज हैं जिनकी अपन क्या नहीं बन पाए हैं अभी तक, उसकी पूर्ण रूप से एंटीवायरल जो वैक्सीन है नहीं बना पाए। तो कामना करते हैं कि जो इस कोविड-19 की है वो वैक्सीन जल्द से जल्द आए, और आप अपने मुंह पे मास्क लगाएं और 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और फिर एक बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोरोना आया कहीं से ही हो, लेकिन हार के हिंदुस्तान से जाएगा,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट करें, और इसमें वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को आप शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।